Hello everyone. Once again welcome back to our YouTube channel CS Ansar and this is CS Stuti Mahajan. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइल ITR 1. लेट्स सी. Steps to file ITR 1 for the financial 2024-25. तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन बाय वन स्टेप्स जिसको फॉलो करते हुए आप अपनी ITR 1 जो है वो फाइल कर पाएंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हु कैन फाइल ITR 1. ITR 1 जो है वो कौन कौन से एलिजिबल इंडिविजुअल्स उसके अंदर रहेंगे. अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो 50 लाख के अंदर है और आपका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो इनकम फ्रॉम सैलरी या फिर आपको पेंशन से इनकम आ रही है, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है और उसके अंदर जो कि इस बार एक मेजर चेंज आया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 ए आ सकता है अगर आपका एलटीसीजी जो है वो है डेट इज अप टू रुपीज 1.25 लाख. एग्रीकल्चर इनकम जो है डेट मस्ट बी अंडर 5,000 और अगर आपकी अदर सोर्सेज से इनकम कोई आ रही है लाइक इंटरेस्ट तो वो सारे के सारे उसके लिए हम लोग ITR 1 जो है वो फाइल कर सकते हैं. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का जो चेंज आया है, पहले क्या होता था अगर आपकी एलटीसीटी से कोई इनकम है सैलरी के साथ साथ तो आपको ITR 2 के ऊपर शिफ्ट करना पड़ता था. लेकिन अब की बार में क्या है कि अगर आपकी एलटीसीटी से इनकम है डेट इज अप टू रुपीज 1.25 लाख तो आप ITR 1 के अंदर ही उसे अकोमोडेट कर सकते हैं. हाँ, अगर आपकी एलटीसीटी से इनकम जो है वो 1.25 लाख से ऊपर है तो आपको अदर फॉर्म के अंदर जाना पड़ेगा. डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग. तो जब भी हमें अपनी ITR 1 फाइल करनी है सबसे पहले तो हमारे पास पैन नंबर, आधार नंबर होना चाहिए और इनकम के प्रूफ्स हमारे पास होने चाहिए. फॉर्म 16, सैलरी स्लिप्स, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट और TDS सर्टिफिकेट हमारे पास होने चाहिए. और जो डिडक्शन अगर हम ओल्ड रिजाइम के अंदर जाना चाह रहे हैं और हमें वहां पे डिडक्शन लेनी है तो इन्वेस्टमेंट रिसीट, इंश्योरेंस प्रीमियम्स या फिर और भी जो हमें डिडक्शंस लेनी है वो सारे के सारे प्रूफ्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए. तो ITR 1 फाइल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर. अगर तो आप ऑलरेडी यूजर हैं, ठीक है, तो आप लॉग इन करेंगे. लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम अपना ITR फाइल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे. रजिस्टर करने के बाद आप लॉग इन करेंगे, इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर जाएंगे, वहां पर आपके पास टैब दिखाई देगा लॉग इन करेंगे, पैन नंबर डालेंगे, यूजर आईडी हमारे क्या रहते हैं यहाँ पे, पैन नंबर डालेंगे, देन उसका पासवर्ड डालेंगे. पासवर्ड डालने के बाद हम उससे लॉग इन करेंगे. एक और बात, पैन और आधार को लिंक करना बहुत ही जरूरी है. अगर आपने पैन और आधार का आपका लिंक नहीं है तो आप आगे मूव नहीं कर पाएंगे. ठीक है. देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हमने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर बहुत सारे टैब्स जो है वो दिखाई देंगे. जो ऊपर आपको टैब्स दिखाई देंगे वहां पर आपको ई फाइल टैब के ऊपर जाना है. ई फाइल के अंदर आपके पास आएगा इनकम टैक्स रिटर्न्स और इनकम टैक्स रिटर्न्स के आगे आपको दिखाई देगा फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स. वहां पे जैसे ही आप जाके क्लिक करेंगे तो आपके पास जो विंडो ओपन होगी वहां पे आपसे असेसमेंट ईयर पूछा जाएगा और डिफॉल्ट ही हमारा जो असेसमेंट है अभी हमें फाइल करनी है फॉर द फाइनेंशियल 2024-25 दैट मींस असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए जो फाइल करनी है वही हमारा रेडियो बटन पे सिलेक्ट हुआ होगा, उसको हम क्लिक करेंगे और जो अपना मोड ऑफ फाइलिंग है ऑनलाइन हम सिलेक्ट करेंगे तो कंटिन्यू कर देंगे. कंटिन्यू करने के बाद अगेन हमसे पूछे जाएंगे ऑप्शंस की किसके लिए, तो क्योंकि ITR 1 हम इंडिविजुअल के लिए फाइल करने जा रहे हैं तो हम इंडिविजुअल के लिए सिलेक्ट करेंगे और इंडिविजुअल को सिलेक्ट करने के बाद हम अपना ITR 1 जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें ITR 1 फिल करना है. अब ITR 1 को फिल करने के बाद, ठीक है, ITR 1 को फाइल करेंगे हम. ITR 1 के अंदर क्या रहेगा, हमें फिल क्या करनी है, पर्सनल एंड इनकम डिटेल्स. बेसिकली ITR 1 के अंदर हमारे 5 तरह की डिटेल्स रहती है. सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम कहाँ से आएगी, जितने भी हमारे सोर्सेज हैं उसको हम बाद में एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि उन सबसे हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आएगी. ग्रॉस टोटल इनकम के बाद अगर हमारी कोई डिडक्शंस रहती है, ओल्ड रिजाइम के अंदर है हमें बहुत सारी डिडक्शंस मिलती हैं तो जो हमारी डिडक्शंस रहेंगी वो उसके अंदर आएंगी. देन हमारा टैक्स हमने कितना पे किया हुआ है,
ठीक है, आइदर बाय वे ऑफ हमने टीडीएस से पे किए या फिर हमने कोई सेल्फ असेसमेंट का चालान पे किया हुआ है, तो हमने कितना टैक्स पे किया हुआ है और टोटल टैक्स लायबिलिटी, हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी है, उसी से हमारा कैलकुलेट होगा कि हमारा रिफंड बनता है या फिर हमारी टैक्स लायबिलिटी और बनती है पे करने के लिए। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, सबसे पहले फिल इन पर्सनल एंड इनकम डिटेल्स। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहता है, क्वेश्चन रहता है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स के अंदर हमारा प्रीफिल डाटा होके आ जाएगा, ठीक है, प्रीफिल होके हमारा नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और कॉन्टेक्ट डिटेल्स सारी की सारी आ जाएंगे। इनकेस अगर कोई डिटेल आपको वहां पे चेंज करना है तो एडिट की ऑप्शन रहती है, एडिट से जाके आप उसको चेंज कर सकते हैं। देन हमें ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम के लिए हमें क्या करना है, इसके अंदर हमारी जो सैलरी से इनकम है वो भी आप देखोगे वहां पे सब प्रीफिल होके आपके पास आएगा। लेकिन प्रीफिल होके चाहे वहां पे आपके पास इनकम प्रीफिल होके आ रही है, बट मेक इट श्योर कि आप अपने डॉक्यूमेंट से चेक करें, और अगर आपको लगता है कि आपको उस अमाउंट को चेंज करने की नीड है तो आप उसे एडिट करके चेंज करेंगे। ठीक है, सैलरी की इनकम वो आप कहां से कंपेयर कर लोगे, अपने फॉर्म 16 से। अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है, किसी एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, तो आईटीआर 1 के आप अंदर आप उसे अकोमोडेट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म गेन की अगर हम बात करते हैं तो 1.25 लाख तक का अगर आपका कैपिटल गेन से कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है तो उसे भी आईटीआर 1 के अंदर आपको दिखाना है। एग्रीकल्चर इनकम 5000 तक की है तो आप दिखा सकते हो आईटीआर 1 में। और अदर सोर्सेज से कोई इनकम आई है, अदर सोर्सेज से इनकम कोई किस तरह की आई है, कोई आपका इंटरेस्ट की इनकम है, कोई एफडीआई का इंटरेस्ट आया है, सेविंग्स का इंटरेस्ट आया है, तो किसी भी तरह की कोई ऐसी इनकम आई है उसे आपको अदर सोर्सेज की इनकम के अंदर दिखाना है। जैसे आपने ये सारे सोर्सेज के जो जो हेड्स हैं जिसके लिए आईटीआर 1 फाइल किया जाता है, इन सब हेड्स की इनकम को आपने दिखा दिया, तो वहां से आपकी ये सारी की सारी ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। अब हम बात करते हैं डिडक्शंस एंड टैक्स बेनिफिट्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था, फर्स्ट हमने डिस्कस किया था पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कि हमने कर लिया। सेकंड था हमारा ग्रॉस टोटल इनकम जो कि अभी किया है जस्ट हमने। थर्ड पॉइंट है हमारा टोटल डिडक्शंस। अब डिडक्शंस हमारी कौन कौन सी रहती है, चैप्टर 6A की डिडक्शंस रहती है। चैप्टर 6A में डिडक्शंस कौन सी आती है, जैसे कि हमारी सेक्शन 80C की डिडक्शंस जो भी है, ठीक है, सेक्शन 80C की डिडक्शंस जो भी आपको लेनी है, सेक्शन 80D की डिडक्शंस लेनी है, या फिर इसके अलावा अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया हुआ है या किसी भी तरह का अगर आपके कोई भी डिडक्शंस हैं तो वहां पे आप उसको अकोमोडेट कर सकते हो, अपने डिडक्शंस जो है वो क्लेम कर सकते हो। अब क्लेम करने के बाद आपके पास आ गए टैक्स बेनिफिट्स। ठीक है, टैक्स बेनिफिट्स क्या है कि एग्जाम्प्ट इनकम, अगर कोई आपकी पीपीएफ या ईपीएफ का इंटरेस्ट आपको आ रहा है तो वो आपकी एग्जाम्प्ट इनकम है। लेकिन कोई फॉरेन टैक्स क्रेडिट है एप्लीकेबल है तो उसे भी आपको मेंशन करना है। देन फोर्थ पार्ट हम बात करते हैं टैक्स पेड एंड टैक्स लायबिलिटी हमारी कितनी है। तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, कितना हमने टैक्स पे किया है, तो टैक्स पेमेंट हमारी कैसे रहेगी, क्योंकि अगर आपकी आईटीआर 1 है डेट मीन्स आपको इनकम आ रही है, मेजर इनकम आपके कहां से आ रही है, सैलरी से। और अगर आपकी सैलरी टैक्सेबल है तो आपके एम्प्लॉयर ने आपका टीडीएस डिडक्ट करके ही आपको सैलरी पे की होगी। तो आपका जो टैक्सेस आपने पे किए हैं इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस आपने पे किया हुआ है। अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम आ रही है तो इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको टीडीएस डिडक्ट होके ही इंटरेस्ट इनकम जो आपके बैंक के अंदर क्रेडिट की जाती है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया हुआ है तो वो भी आपका वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा ठीक है, ये सारे के सारे आपके आ गए टैक्सेस पेड जो आपके आए। और टैक्सेस पेड के साथ साथ आपका ये सारी इनकम के ऊपर कैलकुलेट होके आ जाएगा कि आपकी टैक्स लायबिलिटी आपकी कितनी बनती है। आपकी टैक्स लायबिलिटी जितनी बनी और आपके टैक्सेस पेड कितने हैं, दोनों का डिफरेंस। अगर आपने टैक्सेस ज्यादा पे किए हुए हैं दैट मींस यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड, और अगर आपके टैक्सेस जो है जितनी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है आपने उससे कम टैक्सेस पे किए हुए हैं तो डेट मीन्स आपको टैक्स पे करना है। तो वहां पर ही वहीं पर आपके पास ऑप्शन आएगी पे नाउ पे लेटर, तो पे नाउ करके आप उसका चालान जो है वो पे कर सकते हो और अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइनल रिव्यू करते हुए सबमिट कर दोगे। जैसे ही आपने सबमिट कर दिया उसके बाद आपके पास ऑप्शन आती है ई वेरीफाई की। ठीक है, हालांकि ई वेरीफाई जो आपको करना होता है डेट इज कि उसके लिए 30 डेज का टाइम पीरियड होता है। जिस दिन आपने अपने रिटर्न को फाइल किया उस दिन से लेके 30 डेज के अंदर अंदर आपको ई वेरीफाई करना है। बट मेक इट श्योर हम लोग सुजेस्ट क्या करते हैं, जैसे आपने रिटर्न को सबमिट किया साथ ही साथ आप अपना ई वेरीफाई कर दो। क्यों, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं हमारे पास कि रिटर्न तो सबमिट कर दिया
उन्होंने ई वेरीफाई नहीं किया, उनका रिफंड नहीं आ रहा है। ठीक है, क्वेरीज क्या आती है कि हमने रिटर्न फाइल कर दिया हुआ है लेकिन हमारा रिफंड नहीं आया। आपका रिफंड नहीं क्यों नहीं आया? वन ऑफ द रीजन उसका क्या है कि आपने रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं किया। जब तक आपने अपने रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं किया आपके रिटर्न प्रोसेस नहीं होगी। आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं होगी मीन्स अगर आपका रिफंड है तो आपका रिफंड नहीं आएगा। तो ई वेरीफाई आप कैसे कर सकते हो? आधार ओटीपी से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो वहां पर। और इन केस अगर आपके पास कोई इस तरह का नहीं है तो आप क्या करोगे, उसका प्रिंट निकालोगे और नीचे वहां पर एड्रेस लिखा रहता है बेंगलुरु का, तो वहां पर आप अपने साइन करके एक्नॉलेजमेंट को साइन करके वहां पे भेज सकते हो। और विद इन 7 डेज आपका जो है मैसेज आ जाता है कि आपकी जो आईटीआर है वहां पे रिसीव हो गई है। तो एक्नॉलेजमेंट जब आपके पास आ जाएगी, ई वेरीफाई अगर आपने आधार ओटीपी से कर दिया तो उसी टाइम आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, तो उसे आप डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रख सकते हो। ठीक है, तो आपने उसे डाउनलोड कर लिया, देन उसके बाद उसका जो ट्रैक स्टेटस है उसको आप करते जाएंगे कि आपका स्टेटस कितनी देर में वो प्रोसेस हो गया, वहां पे सारा आपको लिखा आता जाएगा। और रिफंड स्टेटस, जिस दिन आपके पास रिफंड जो है वो प्रोसेस हो गया आपके बैंक अकाउंट के अंदर, तो रिफंड का स्टेटस आपके पास आ जाएगा। और फिर भी इन केस इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं, ठीक है, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपनी आईटीआर 1 जो है वो खुद से भी फाइल कर पाएंगे। फिर भी इन केस अगर आपके कोई क्वेरीज आती हैं तो आप उसे हमें 1 to 1 कांटेक्ट कर सकती हैं। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।